चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 5.8 की। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 3 भी है, उसे एक्सरसाइज में सबसे बाद में करवाया जाएगा क्योंकि अभी शायद आप उसे समझ ना पाए। तो फिलहाल क्वेश्चन 4 पर फोकस करिए। लिखा है कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल ए कोमा बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। हमें इस फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और इंटरवल ये दे रखा है, बड़े ब्रैकेट हैं, ए कोमा बी दे रखा है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है, सबसे पहली बात तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसी के ओपन इंटरवल में, और हाँ बस ये दो ही चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के बारे में लिखते हैं, बिकॉज एफ एक्स is equal to x square minus 4x minus 3 being a polynomial function। क्योंकि ये एक polynomial function है, therefore it is continuous in a comma b यानी कि 1,4 and differentiable in 1,4। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाया जाता है, मतलब बड़े ब्रैकेट लगाए जाते हैं कंटिन्यूस के लिए, और डिफरेंशिएबल के लिए छोटे ब्रैकेट लगाए जाते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए कोई भी जो फंक्शन हमें दिया जाता है उसका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एक बार थ्योरम याद भी दिला देता हूँ। ये मीन वैल्यू थ्योरम है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से अभी भी याद होगी कि इसमें कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। ये वाली चीज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट को, और वो वाली चीज़ स्लोप ऑफ सेकेंड को रिप्रेजेंट करती है। तो क्योंकि हमारा फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, इसलिए वो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट सम सी, वहाँ पे एक सी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने लिख दिया। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब उस ग्राफ के ऊपर ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर टेंजेंट जो है वो सेकेंड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या फिर टेंजेंट की स्लोप सेकेंड की स्लोप के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब एफ डैश सी अगर निकालना है ना, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो साइड में यहाँ पे निकाल देते हैं। अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 माइनस का। ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। इसके अलावा एफ बी और एफ ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें भी निकाल देते हैं। एफ बी का मतलब हुआ F4। तो F4 जब निकालेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 से 16 कट गया, माइनस 3 आ गई F4 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से FA भी निकालना पड़ेगा, और A क्या है, 1 है, तो F1 निकाल लेते हैं। F1 निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 3। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया FA को, तो इसकी वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, माइनस का 6। तो करीब करीब सारी वैल्यू जो यहाँ पे हमें पुट करनी है वो सब हमने साइड में निकाल ली है। और ज़रूरी नहीं कि आप इस साइड में निकालेंगे, आप इसके ऊपर भी इनको निकाल सकते थे। सबसे पहले एफ डैश सी की जगह देखिए क्या रखेंगे। अगर एफ डैश एक्स 2x माइनस 4 है तो एफ डैश सी होगा 2c माइनस 4। एफ बी की जगह क्या आएगा, b क्या था, 4 था, यानी कि f4 की जगह आएगा माइनस का 3। एफ ए यानी कि f1 की जगह क्या आएगा, माइनस का 6।
अपॉन बी माइनस ए। बी कितना है 4 और ए कितना है 1, ठीक है। 2c माइनस 4 एज इट इज रहेगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। तो इधर देखो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 में से माइनस का 3 गया तो प्लस का 3 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, फिर 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, अभी पूरा सवाल दोबारा से रिपीट करके समझाऊंगा। 4 वहाँ जाके प्लस हो गया, 5 बन गया, फिर 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये 2.5 वैल्यू उस इंटरवल के बीच में आ रही है, वो जो इंटरवल है 1,4 का, तो आ तो रही है। 2.5 जो है वो 1 और 4 के बीच में ही आएगा। इस तरह से हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो गई है। एंड में मैं लिख दूंगा कि हैंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। एक बार फिर से पूरे जो सवाल है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हमारा सवाल इस तरह से था कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल a, b वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। इस फंक्शन के लिए हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना था। तो हमने कहा कि ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और हमेशा ही वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। इसलिए दिए गए इंटरवल में पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। मैं आपको एक बार वो आर डी शर्मा का वो भी दिखा चुका हूँ कि कौन कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। मैं वो चीज़ आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए ज़रा, ये वाला पेज मैं आपको पहले भी 1-2 बार दिखा चुका हूँ। इसमें लिखा है कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो जब भी तुम देखो कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। आगे औरों के बारे में भी दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप के होते हैं, जैसे कि e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये भी हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी काम आती हैं अगर ये याद रहें हमें तो फिलहाल हमारा फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर वगैरह जब भी हम लगे हुए देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप के, तो हम समझ जाते हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप पॉलिनोमियल को आसानी से पहचानना भी जानते होंगे। तो क्योंकि पॉलिनोमियल था इसलिए कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन गिवन इंटरवल। दिए गए इंटरवल में एक सी एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज को निकालना है साइड में और उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो 5 वैल्यू में से पहली वैल्यू क्या है, एफ डैश सी है। एफ डैश सी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स। फिर उसमें एक्स की जगह सी रख देंगे तो 2c माइनस 4 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। फिर एफ बी निकालना था तो बी हमें क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, ये देखो यहाँ पर। तो एफ 4 निकाल लिया हमने, उसकी वैल्यू रख दी, ऐसे ही दूसरे की भी रख दी। सॉल्व करते हुए हमने सी की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आ गई 2.5, और जो वैल्यू उस इंटरवल से बिलोंग भी कर रही है। क्या इंटरवल है वो, a, b यानी कि 1,4, ठीक है। तो उसके बीच की ही ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये जो सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 से ज़रा भी अलग नहीं है, बस लास्ट की जो लाइन है उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। तो सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस in the interval a, b where a is equal to this and b is equal to this. Find all c belong to 1, 3 for which f dash c is equal to 0. ये बाद की बात है, इसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हमें इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे गौर से देख पा रहे हैं तो ये फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये जो आप लिखा देख रहे हैं ना, ये एक्स क्यूब है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में फिर से हम वही बात लिखेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो ये होगा ही। द गिवन फंक्शन एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन
इज कंटिन्यूस इन दिस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस। और साथ ही साथ हमने इसका डेरिवेटिव भी निकाल दिया है, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हम एफ बी और एफ ए भी निकाल देते हैं। एफ बी का मतलब है कि हमें एफ थ्री निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ थ्री निकालने के लिए ये फंक्शन है हमारा, इसमें एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया जाएगा। 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके आ गया -27। इसके अलावा हमें एफ ए की भी ज़रूरत पड़ती है। ए कितना है? ए 1 है, तो एफ 1 निकालना पड़ेगा इसके लिए। अगर एफ एक्स ये है तो एफ 1 क्या होगा? 1 का क्यूब, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आ गया -7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन 1,3। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोटा ही ब्रैकेट लगेगा हमेशा। मैं आपको थ्योरम रीड करवा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, मीन वैल्यू थ्योरम। आर एक कंटिन्यूस फंक्शन है अगर, और डिफरेंशिएबल है अगर, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कोमा बी। यहाँ पे ब्रैकेट चेक करिए कौन सा है, छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, उसी से आपकी इंटेलिजेंसी का पता चलेगा। तो सी एग्जिस्ट करेगा इनके अंदर इस तरह से कि एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बी यानी कि एफ थ्री माइनस एफ ए यानी कि एफ वन अपॉन बी माइनस ए। अब हमें इन सब की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले एफ डैश सी की जगह देखो क्या रखेंगे। अगर एफ डैश एक्स ये है, ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश सी क्या होगा? 3c² माइनस 10c और -3, 3c² माइनस 10c और -3। f3 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, -27। हमें पता था कि इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। f1 की वैल्यू भी हमने पहले ही निकाली हुई है, -7, ठीक है। और नीचे 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी इस पेज पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है, इसको सॉल्व करने के लिए अगले पेज पर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला हिस्सा तो सॉल्व कर ही देता हूँ यहीं पे ही, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 में से 7 गया तो माइनस का 20 बचा, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार, तो इधर माइनस का 10 बचा है। फिर ये माइनस का 10 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगले पेज पर ही लेकर चलते हैं। तो उसको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब ये जो माइनस का 10 है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3c² माइनस 10c, और जब ये इधर आके प्लस होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, =0, ठीक है। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 3 जा 21, 21 के ऐसे फैक्टर कर दो कि 10 आ जाए, तो फिर से 7 3 जा 21, ठीक है, वही फैक्टर हो जाएंगे। 7 और 3 10 हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से। तो इसको मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद हमें सी की 2 वैल्यू मिली है, एक 1 मिला और एक 7/3 मिला। हमें ये देखना है कि क्या ये दिए गए इंटरवल से बिलोंग कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो दिया गया इंटरवल देखिए क्या है, a, b था। a, b का मतलब 1,3 था। तो क्या ये दोनों वैल्यू 1,3 से बिलोंग कर रही हैं? तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो इन दोनों में से इस इंटरवल से कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी, क्योंकि हमें ये इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये वाली वैल्यू तो बिलोंग करेगी नहीं, क्योंकि उसका मतलब है 1 से बड़ा, ठीक है। लेकिन ये वाली बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि 7/3 का मतलब क्या होता है? 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि इन दोनों वैल्यू में से बस हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं, वो भी ये वाली। इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये वैल्यू उस इंटरवल से बिलोंग कर ही नहीं रही है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि आप जब ये लाइन लिखेंगे, जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाएंगे वो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अभी दिखाया था मैंने आपको बुक में थोड़ी देर पहले। तो इस वाली वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसके लिए लिख देंगे बिलोंग्स टू 1,3, ठीक है। एंड में एक लाइन लिखेंगे। तो मैंने ये लाइन लिख दी है, हैंस MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड फॉर C = 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। इस वाले को हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक और चीज हमारे सवाल में कही गई थी, ये देखिए क्या था, फाइंड ऑल C बिलोंग टू दिस फॉर विच f' C = 0। अभी हमें ये भी देखना है
कि ये जो सी की वैल्यू निकली है इस पे एफ डैश सी जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ डैश सी था क्या, एफ डैश सी था 3c² माइनस 10c और माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, सी की ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एफ डैश 7/3 यहाँ पे रख दिया जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने ये जो एफ डैश सी की वैल्यू निकाली है, ये निकल कर कितनी आई, -10, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन देखिए जरा क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एफ डैश सी की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये जो है मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बुक में ये शायद गलत दिया हुआ है, क्योंकि एफ डैश सी की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल तो हो नहीं सकती, क्योंकि एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो अभी मैंने एफ डैश सी की वैल्यू कितनी निकाली है, -10, और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू देखो कितनी आई थी, ये देखो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई थी, -10 आई थी। ठीक है, तो यही सही होता है। जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो गलत है या क्या है, लेकिन एफ डैश सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो -10 आएगी। बस ये है कि मैं आपको किसी दूसरी बुक में दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये दूसरी किताब है हिमालयन पब्लिशर्स की। इसमें देखिए क्लियरली 7/3 बिलोंग्स टू 1/3 लिखा हुआ है, और उसके बाद इन्होंने दिखाया कि एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इसी के इक्वल होती है, 0 के इक्वल तो नहीं होती जैसे आपकी बुक में कहा गया है। शायद उन्होंने सवाल ही सही नहीं बनाया, क्योंकि सवाल तो केवल इस तरह से होना चाहिए था कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसने लिख भी रखा है एनसीईआरटी, इसने वो फालतू वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल को रिपीट कर लेते हैं, और आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक निकालेंगे और यहाँ तक निकालने के बाद अगर आपके पास सी की 2 वैल्यू आएंगी तो आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे इंटरवल से बिलोंग करेगी, और बस एंड में ये लिख दीजिएगा हैंस MVT वेरीफाइड फॉर C इज इक्वल टू दिस। बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके आगे का मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया कि आपकी बुक में जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लाने को कह रहा है वो नहीं आ सकता, क्योंकि एफ डैश सी अभी मैंने निकाल के देखा -10 आया, और एफ डैश सी जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, क्योंकि थ्योरम में भी तो यही लिखा है। देखिए जरा, ये देखिए थ्योरम में भी यही लिखा है कि एफ डैश सी जो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो सिर्फ एक ही केस में 0 के इक्वल हो सकता है, जब ये जो आप देख रहे हैं टेंजेंट सीकेंट ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, तभी वो 0 हो सकता है, बस इसके अलावा नहीं हो सकता। तो आपको ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ तक निकाल कर आपकी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम के सवाल बड़े आसान होते हैं। जो भी फंक्शन हमें दिया रखता है, बस हमें ये देखना होता है कि वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों हैं तो एक सी एग्जिस्ट करेगा ऐसा उस दिए गए इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सॉल्व करते चले जाएंगे और सी की वैल्यू निकाल देंगे, और सी की वैल्यू हमारे इंटरवल से जो बिलोंग करेगी वही हमारा क्या होगी, आंसर होगी। तो बस इतना ही करना होता है मीन वैल्यू थ्योरम के सवालों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। लिखा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनमें मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। पहले हमने उनमें रोली थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करी थी, अब हमें मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो मैंने उन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे लिख दिया है। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी पढ़ ली है, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन डिफरेंशिएबल होता है कौन कंटिन्यूस होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इन दोनों ऊपर वाले फंक्शंस को देखो, या तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे या फिर ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे। इस तरह के फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होते और ना ही ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। हम जानते हैं इनके बारे में अच्छी तरह से, क्योंकि ये इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं रह पाते हैं, ना ही ये डिफरेंशिएबल होते हैं। बाकायदा हमने प्रूव भी किया था जब हम क्वेश्चन 2 कर रहे थे, और उससे पहले की एक्सरसाइजेज में भी हम इनको प्रूव कर चुके हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होते ना डिफरेंशिएबल होते, इसलिए इनके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती।
आप एक फंक्शन ले लीजिएगा कोई सा भी, लिखिएगा बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस फंक्शन। ऐसा ही आप सेकंड वाले के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग सकती है। तो इसमें आप ये दिखाएंगे कि देन देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी की जगह आप 2 रखेंगे, एफ ए की जगह आप 1 रखेंगे, और जैसे अभी सॉल्व करवाए हैं आपको क्वेश्चन, उसकी तरह से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे और एंड में जाके सी की वैल्यू निकालेंगे। और जो भी सी की वैल्यू निकल कर आएगी वो इस इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ भले ही बड़े ब्रैकेट हैं लेकिन यहाँ पे छोटे ब्रैकेट होने चाहिए। तो सवाल नंबर 6 को आप खुद ही निपटा लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी देख लो। और इस एक्सरसाइज में जो सवाल है ना वो काफ़ी कम है, उनसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती मीन वैल्यू या रोली थ्योरम की। तो अगला जो लेक्चर होगा इसके बाद का, उसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ही एक लेक्चर बनाऊंगा और अपलोड करूंगा उसको जल्दी। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन 4 देख के मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन 3 यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा पूरे फोकस के साथ। इफ एफ दिस, मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू एफ प्लस 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये हमें दे रखा है। अब कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस जरूर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज़ आपको पढ़ाई जा चुकी है, एक बार अपनी किताब में दोबारा से देख लीजिए। ये देखो तुम्हारी बुक में पेज नंबर 163 पर लिखा हुआ है, कोरोलरी 1 में एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस जरूर होता है। क्लियर? बुक की हालत बड़ी खराब है, चलो खैर। तो क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये पहले से दिया हुआ है, तो अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा ही। अब मीन वैल्यू थ्योरम की जो 2 कंडीशन होती हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि हमारा फंक्शन, जो हमें पता नहीं है कि फंक्शन क्या है, खाली ये लिखा है कि बस फंक्शन है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो हम कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, सम सी बिलोंग्स टू इंटरवल, कहाँ ये रहा, इंटरवल होगा -5, +5। ध्यान रखना यहाँ छोटे ब्रैकेट लगाने होंगे। देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू दिस सच दैट क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि एफ डैश सी की जगह तो हम कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, अब तक के सवालों में तो फंक्शन दिए रखता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दिए रखता था। लेकिन अभी हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो एफ डैश सी तो ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन इनकी वैल्यू रख सकते हैं, एफ बी कितना है 5, तो एफ 5 रख देंगे यहाँ पे, और एफ ए की जगह क्या रख दिया जाएगा, -5। ध्यान से देखते रहिएगा, b माइनस ए, बी की जगह 5 और ए की जगह -5। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। एफ डैश सी इज इक्वल टू f5 माइनस एफ -5, ये ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन है ही नहीं। और यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे कर देंगे तो 10 इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू f5 माइनस एफ -5, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस लाइन का रोल आएगा, ये जो लिखी हुई है, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, तो ये लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
तो फिलहाल इस लाइन का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। एक तो इस लाइन को समझने के लिए इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, वैनिश का मतलब पता होना चाहिए। वैनिश का इंग्लिश में मतलब होता है गायब हो जाना। तो इसको अगर आसान भाषा में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये आएगा निकल कर कि एफ डैश एक्स जो है वो गायब नहीं होता। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ गायब होती है तो इसका मतलब वो जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जब गायब नहीं होगा तो इसका मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। मैथमेटिक्स में गायब होना मतलब जीरो होना। अब वो गायब नहीं हो रहा है, एफ डैश एक्स गायब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो एफ डैश सी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ से जब हम एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan जो है ना इनके नीचे चला जाएगा और एफ डैश सी की वैल्यू आएगी f5 अपॉन tan। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर ये tan चला जाएगा जीरो में तो f5 इज नॉट इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा f-5 आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं, tan उधर चला गया ना जीरो में जाके, फिर ये जो माइनस वाला है ये उधर जाके प्लस हो गया और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन चल ही रहा है। पूरे सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, हमारे सवाल में कोई फंक्शन तो दिया हुआ नहीं था, केवल उसके बारे में ये बताया गया था कि ये जो फंक्शन है ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और हम अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस जरूर होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देन देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये रटने वाली बात है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, सारी वैल्यूज पुट करते चले गए। इधर हमने कुछ नहीं करा क्योंकि फंक्शन था ही नहीं हमारे पास। tan को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर f5 और ये सब आपके चल ही रहे हैं। उसके बाद हमने इस लाइन को लिया, यहाँ पे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी गायब नहीं होगा, और कहीं गायब नहीं होगा तो इसका मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा तो एफ डैश सी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। एफ डैश सी की वैल्यू वहाँ से क्या निकलेगी, tan डिवाइड में चला जाएगा तो एफ डैश सी की वैल्यू वहाँ से निकलेगी f5 माइनस f-5 अपॉन tan। और उसके बाद हमने इसको जीरो में इंटू कर दिया और ये माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आप इस आखिरी सवाल को, एक्सरसाइज का जो आखिरी सवाल है, इसे भी ढंग से समझ गए होंगे। और इंतज़ार करिए इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक इनकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।